सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट लाया जाएगा जो कि पास होगा, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत भी नहीं है, वो तो बेसिक बिल रहेगा, वो पास होगा। और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और डिलिमिटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, सेंसस भी हो गया, डिलिमिटेशन भी हो गया, तो फिर तो विमेन रिजर्वेशन जो उससे अगला इलेक्शन आना होगा उसमें तो मैंडेटरी हो जाएगा। और क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे साउथ की सीट्स नहीं घटेंगी? क्योंकि वो तो घटेंगी, तो तब क्या होगा? हाँ, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये डिले हुआ है। डिले हुआ है, डिले क्योंकि आपको मैंडेट है, डिलिमिटेशन करनी है। अगर आप नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट में नहीं बढ़ाते तो आपको फिर एरिया चेंज करना पड़ेगा, हर सीट का अलग एरिया करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वो डिसएडवांटेज साउथ को ही आएगा, बिकॉज इट इज़ वन कंट्री। हर वोट की वैल्यू पार्लियामेंट में सेम होनी चाहिए, चाहे वो साउथ से आए चाहे वो नॉर्थ से आए। तो ये थोड़ा सा अभी ये पॉलिटिकली एनवायरनमेंट है। मेरे ख्याल से अगर यही बिल कभी आए जब इलेक्शंस का माहौल ना हो तो शायद ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। इसमें दिनेश जी मैं जानना चाहता हूँ, अगर कुछ स्टेट्स को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ के लिए कोई रेमेडी है उनके लिए? कि जैसे मान लीजिए, अब देखिए, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आपने बता दिया मैंडेटरी है, अब एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई, उसमें साउथ की सीटें घट गई। अब साउथ के लोगों के लिए क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है जिसमें वो बोल रहे हैं हमारे साथ तो इनजस्टिस हो रहा है? क्या ऐसी कोई रेमेडी है उनके पास? देखिए, रेमेडी तो है अल्टीमेटली। हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ भी पास करता है, वो चाहे 2/3 मेजोरिटी से करता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमने पीछे भी देखा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप यू कैन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे आपका फुल बेंच बैठेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा, दे कैन डिसाइड ऑन द मेरिट्स। डिलिमिटेशन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकता है? क्योंकि जहां तक मैं अभी तक सुन रहा था, मैंने पढ़ा, अपनी रिसर्च करी, उसमें लिखा हुआ था कि नहीं आ सकता। हाँ, क्योंकि ये 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ है। ओके, पार्लियामेंट ने पास किया है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं रख सकते? मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आता। अच्छा, तो देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक बैलेंस ऑफ पावर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा, बट वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो मैं ये कहूँगा 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई लॉ पास हुआ है, प्रेसिडेंट्स हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो टर्न डाउन कर दिया है, बट बहुत मुश्किल होता है। मैं आई वुड से 99% कोई ऐसा लॉ नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर देगा जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ PIL बीइंग फॉर्म फाइल्ड और एनीबडी अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए, कैसे इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को थोड़ा मैनिपुलेट किया जा सकता है? मतलब क्योंकि इससे पहले विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं, तो ये मैनिपुलेट होने के क्या तरीके होते हैं कि सीधा सीधा पार्टी या नेता आरोप लगाते रहते हैं कि डिलिमिटेशन सही तरीके से नहीं हुआ है? ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है, और डिलिमिटेशन ऑलरेडी स्टेट लेवल पे भी इसको थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को समझाने की भी कोशिश करूंगा। एक्चुअली ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम, ऑपोजिशन पार्टीज ऐसे कहती हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आबादी एक सीट पे 20 से 25% है अभी डिलिमिटेशन से पहले। बाद में जब डिलिमिटेशन होता है तो उसके माध्यम से जहां वो 20 से 25 निर्णायक आबादी है, उसको डिस्पर्स करने के लिए उस आबादी को बांट दिया जाता है। उसका 10% इधर चला जाता है और 10% इधर चला जाता है, जिस वजह से जब इलेक्शन में जो उसका फायदा मिलता है वो उस पार्टी को मिलता है कि भैया 10%, इनकी जो संख्या 25% थी वो अब हट के 10% रह गई है। ऐसे आरोप लगते हैं। अब इलेक्शन के वक्त तो आरोप लगेंगे ही, देखा जाए तो। अभी तक जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जैसे की है दूसरे स्टेट्स में, असम में किया है, वो उसमें आपको डिलिमिटेशन स्टेट में भी करनी है जी। ये तो हम जो अभी बिल था सेंटर में था पार्लियामेंट के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी करनी है, और 33% रिजर्वेशन वहाँ पे भी मिलेगा। वहाँ पे भी मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है डिलिमिटेशन, जैसे मैंने कहा, या तो आबादी के हिसाब से उसको नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दीजिए, या फिर आप एरिया को एडजस्ट कर दीजिए। तो अब वो एरिया कैसे डिमार्केट होगा, इसमें आपकी राजनीति आ जाती है कि क्या आप उस अपने जो वोटर्स को, दूसरों के ऑपोजिशन के वोटर्स को काट रहे हो, या अपने वोटर्स की ऐसी बाउंड्री बना रहे हो जिससे कि आपके जो वोटर्स हैं वो एक जगह पे आ जाएं जो पूरे उसको सपोर्ट करें, या ऑपोजिशन के वोटर्स कट जाएं। तो ये तो रहेगा ही, चाहे कम्युनिटी बेस्ड हो चाहे कास्ट बेस्ड हो। लेकिन दिनेश जी, एक्चुअली इधर तो सवाल फिर एक इस बात का खड़ा हो रहा है ना कि जब डिलिमिटेशन एक्ट पास हो गया, डिलिमिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा,
तो उसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है, जिसमें अब आप देखिए एक्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और वो बाकायदा एक न्यूट्रल प्रोसेस के तौर पे होता है। तो इसको करने वाले लोग कौन होते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो ये जो कमेटी बैठेगी जो भी डिलिमिटेशन की जिनकी रिकमेंडेशन जाती हैं, उसमें ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन से रिप्रेजेंटेशन जाती है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेशन जाएगी, ऑपोजिशन से जाएगी रिप्रेजेंट, और नॉट ओनली ऑपोजिशन बट ऑल द पार्टीज कैन गिव रिप्रेजेंटेशन कि ये फेयर है कि नहीं है। अब ये तो कंसेंसस होगा नहीं, अगर जहाँ पे इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, इंडिया में कंसेंसस तो होगा नहीं, बट इट्स अ कमेटी, अल्टीमेटली इट वर्क्स थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन जो हैं उनके, और वो रिकमेंडेशन। तो ये तो फिर ये तो वैसा ही हो गया कि आप इलेक्शंस आर रिग्ड, ईवीएम्स आर रिग्ड, तो ये तो उसी तरीके से होगा, क्योंकि आप जब आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक्स जजेस, प्रॉपर इलेक्शन कमीशन, और ऊपर से आप बता रहे हैं इसका जुडिशियल रिव्यू भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक तरीके से। तो जब ये इतने पारदर्शी तरीके से हो रहा है तो फिर तो इस पर कोई भी आरोप लगा सकता है, फिर अब उस आरोप को कितना सीरियसली लेना है, कैसे लेना है, वो तो एकदम पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। ये पॉलिटिकल इशू तो बनेगा ही, बट एट द एंड एक मैंडेट दिया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ओके, हमें ये करना है, किस हिसाब से करना है, हमें पॉपुलेशन वाइज करना है, किस तरह एरिया वाइज डिमार्केट करना है, वो अल्टीमेटली कमीशन ही, डिलिमिटेशन कमीशन जो है, वेदर स्टेट गवर्नमेंट की हो वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से हमें चलना है, उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको तय करेगी। अब ऑपोजिशन के दो कंसर्न्स हैं, लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, इलेक्शंस में इन सब चीज़ों की बातें हो रही हैं। ऑपोजिशन के जिस भी लीडर से सवाल पूछो वो एक ही चीज़ पूछता है, सरकार को बोलता है ये जो 543 लोग, अगर इतनी ही गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है विमेन रिप्रेजेंटेशन को लाने में, तो ये जो 543 लोकसभा की सीट्स हैं इसमें 33% रिजर्वेशन दे दें, इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये ऑपोजिशन सरकार से सवाल पूछ रहा है, इसके बारे में आप बताइए क्या रेमेडी है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ये बहुत अच्छा सवाल है जो मीडिया में आ सकता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है इस सवाल में कि जब ये 2023 में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ तो उसमें ही दे रखा है 2 कंडीशंस। अच्छा, कि आपका अभी आपने बताया, एक्सप्लेन करा कि एक्चुअली सेंसस होगा, आपकी डिलिमिटेशन होगी, और उसी के बाद विमेन रिजर्वेशन है, उसी के साथ ही वुमेन रिजर्वेशन। तो फिर आप विपक्ष को क्या प्रॉब्लम हो रही है? इंडिपेंडेंट, हाँ, और उसमें ऑपोजिशन या इनफैक्ट ऑल पार्टीज ने इसमें जी 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ वो। करेक्ट। तो ये दिखने में तो अट्रैक्टिव लगता है कि आप कर दीजिए इसको, जो करंट पार्लियामेंट, और हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ सीट्स ना बढ़ानी पड़े, आप 50% जो है आप बोल रहे हैं हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से भी ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बिल पास हुआ है, लीगली देखा जाए, मैं लीगली बता सकता हूँ कि इट इज़ लिंक्ड, ठीक है। नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगा थोड़ा, एक तो क्या है ना, आप लॉयर्स लोग क्या करते हैं, हर चीज़ के अंदर कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो जस्टिफाइड लगते हैं, बट मैं एक ग्रे में नहीं, ब्लैक या वाइट में आपसे आंसर जानना चाहूँगा, क्या 543 सीट्स में 33% विमेन रिजर्वेशन पॉसिबल है कि नहीं 2029 के इलेक्शन में? इसका जवाब हाँ है या ना है? देखिए, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, अगर हम आपने या तो नंबर ऑफ सीट्स अगर वही रखनी है तो आपको एरिया डिमार्केट करना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से डिलिमिटेशन होनी चाहिए। आपका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि इस नंबर ऑफ सीट्स के अगर हिसाब से आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल करना है, यही सीट नंबर ऑफ सीट्स रहें, पर फिर वो एरिया आपको रीडिमार्केट करना पड़ेगा। जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बगैर वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आ पाएगा। अब वो डिलिमिटेशन किस हिसाब से करनी है कि जो 1971 वाली करनी है या 2021 वाली करनी है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी है, वो जो है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल। आई एम टेकिंग इट एज अ नो, मुझे पता है आप नो तो नहीं बोल रहे हैं, बट आई एम टेकिंग इट एज अ नो, ठीक है। अब दूसरा जो, हाँ बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा नो, क्योंकि मैंने आपको बोला डिलिमिटेशन होगी, पर नंबर ऑफ सीट्स की वजह से होगी या एरिया की वजह से होगी, वो देखने वाली चेंज के लिए कर दें तो वो अलग बात है। अब विपक्ष ये भी बोल रहा है कि डिलिमिटेशन को विमेन, अब जैसे अभी आपने बताया, आपके क्वेश्चन से ही मैंने आंसर निकाला है कि डिलिमिटेशन तो होना जरूरी है। अब 543 में तो डिलिमिटेशन हुआ नहीं है, तो अब वो तो होना जरूरी है। तो विपक्ष ये सवाल दे रहा है सामने सरकार को कि विमेन रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन से लिंक करना जरूरी है क्या?
क्या विमेन रिजर्वेशन वो तो एक्ट में ही लिखा है ना, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो 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 सारी 2023 में आया था? हाँ, जो 2023 में आया था उसी ने ही लिंक कर दिया था। अच्छा। और उसमें सब ने पार्टिसिपेट, इसका बड़ा सिंपल आंसर है जी। कि जब वो लिंक्ड है दोनों एक्ट, तो आप ये करना ही पड़ेगा। हाँ, आपने वुमेन रिजर्वेशन जॉब्स में करनी है, आपने कहीं और करनी है, तो जो वुमेन रिजर्वेशन जो एक्ट 2023 है, जी। अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपने करना है तो आपको डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। उस एक्ट में ही दे रखा है। इसमें ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी का कोई दिनेश जी, एक सवाल मेरे मन में उठता है, ये वाकई में लीगली इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी या नहीं, या फिर इसको राजनीति ने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है? मेरे हिसाब से तो ये इतना लीगल चैलेंज में नहीं है। देखा जाए सिंपल एक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है डिलिमिटेशन करनी है, वुमेन रिजर्वेशन बिल में लिखा है डिलिमिटेशन के बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, लेजिस्लेटिव मैंडेट, दोनों में ये लिखा हुआ है, तो लीगली तो कोई वो नहीं है। बट हाँ, पॉलिटिकली नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है, और मैं समझ सकता हूँ कि साउथ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, साउथ की स्टेट्स का कंसर्न, वो टैक्स पे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं नॉर्थ से। हाँ, ठीक तो है। ये और इससे पहले भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, हम ज्यादा गवर्नमेंट की हमने मानी, और हमने पॉपुलेशन कंट्रोल तो उन्होंने अच्छा फॉलो करा ना। तो अब इसमें दो जगह कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो उनकी सीटें कम हो रही हैं, दूसरी बात जब उनकी सीटें कम हो रही हैं, अगर वो उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो उसके लिए भी उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और तीसरी बात जब कोई पार्टी सत्ता में बैठी पार्टी को सोल्यूशन लेकर आ रही है तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। तो कैसे होगा, कैसे बात बनेगी आगे? तो मैं आपको जी बता रहा हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट में आएगा ही आएगा। अगर डिलिमिटेशन भी कर दिया तो उस डिलिमिटेशन का क्या फॉर्मूला है जी? क्या वो एक स्टेट को इनजस्टिस दे रहा है जी कि दूसरी स्टेट को फ़ायदा दे रहा है? क्या एरिया ऐसे हो रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो रहा है? डिलिमिटेशन होना है, पर वो कैसे होना है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा अल्टीमेटली वो आएगा, जैसे जिस भी फॉर्म में आए, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट आए, आर्टिकल 32 में आए, 136 में आए, वो अलग बट ये जिस तरीके से ये होगा, इसमें अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो इस बात का। बहुत डिटेल में मैंने आपसे चीज़ों को जानने की कोशिश करी। एक रैपिड फायर रखेंगे छोटा सा, उसमें एक लाइन या एक वर्ड में आप चीज़ों को बता सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, वन बिगेस्ट लीगल हर्डल इन विमेन्स रिजर्वेशन राइट नाउ। कीप इट शॉर्ट। आई थिंक mindset of the people. Okay, mindset of the people. Yes, this is a legal challenge and this is also community challenge कि लोग किसी ना किसी तरीके से, and this is not India, आप अगर इंडिया के बाहर भी जाएं, there is group affirmative action जिसे कहते हैं, तो वुमेन जो रिजर्वेशन है, मैंने हिलरी क्लिंटन की जो बुक, फेमस बुक है, वो भी पढ़ी थी कि वाई शी हैड लॉस्ट द इलेक्शन, व्हाट हैपेंड, नेम ऑफ द बुक वाज, इट वाज basically the mindset of the people. So basically you are saying mindset of the people. Mindset, that's the challenge. In one line, was the problem in intent, in design, or in timing? For this to fail, I think timing. There are elections happening right now, and you come with the delimitation bill where the elections going on, people want to say that this women reservation bill has failed because of the opposition, has failed because of this political party. So that is, I think, a political question at the end of the day. Census का delay होना technical था या political? 2021 वाले एक्चुअली 2021 के बाद से अब तक जो सेंसस नहीं हो पाया, 2021 में तो चलिए कोविड का टाइम था, उससे लेकर अब तक नहीं, आई थिंक ओवरऑल इट विल टेक, अगर दोबारा से सेंसस करें, इट शुड टेक 3 to 4 years टू कंप्लीट द होल सेंसस, स्पेशली एट दिस टाइम, कोविड के बाद जब दोबारा से सेंसस होगा। और अब जबकि हम थोड़ा सा कई बार कास्ट बेस करते हैं या रिलीजन बेस भी, हालांकि पास नहीं हुआ है, बट थोड़ी सी डिटेल में हम जब देख रहे हैं, तो ये 3 से 4 साल लगेंगे इसमें। तो आई थिंक इट इज़ टेक्निकल बेस। डिलिमिटेशन फेयर या कंट्रोवर्शियल? आई थिंक इट इज़ फेयर। पर से डिलिमिटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया में दे रखा है। इट इज़ अ फेयर प्रोसेस। हर एक की आवाज़ सेम वेटेज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जाना चाहिए, ठीक है। अगर एक जगह पे कम लोग हैं या एक जगह पे ज़्यादा लोग हैं तो उस प्रोपोर्शनेटली जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो नंबर ऑफ सीट्स वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ अ फेयर। नॉर्थ साउथ डिवाइड रियल या एग्जैजरेटेड? आई थिंक वी आर वन कंट्री, जी। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। सो तो आज की बातचीत से कुछ चीजें साफ होती हैं और कुछ सवाल अभी भी खड़े हैं। पहला, डिलिमिटेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल चॉइस नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। और दूसरा, जो सबसे बड़ा नैरेटिव बन रहा है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल फेल हो गया है, शायद वो पूरी तस्वीर नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह फेलियर है या सिर्फ एक डिले, क्योंकि ग्राउंड पर इंपैक्ट तभी आएगा जब लॉ, प्रोसेस और पॉलिटिकल विल तीनों एक साथ अलाइन होंगे। फिलहाल कंफ्यूजन भी है, नैरेटिव्स भी हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं है, यह इंडिया के फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन मॉडल की कहानी है। आपका क्या मानना है, ये डिले है या डायरेक्शन चेंज? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन्स के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।